CITU के अखिल भारतीय फेसबुक पेज में सारे देश दुनिया की मजदूर, किसान, मेहनतकश साथी और संघर्ष से जुड़े हुए जुझारू साथियों की अभिनंदन है। हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं CITU की ओर से। ये आने वाला मे डे जो मजदूर वर्ग के लिए अपनी संघर्ष, अपनी जीत और अपना सबसे बड़ा त्योहार, ये मजदूर वर्ग की संघर्ष से जीती हुई, जिसे हम बोलते हैं कि जो हम लड़ाई से अर्न किए हैं, ये जीत की सबसे बड़ी जश्न जो दुनिया भर में जिसको हम मानते हैं, उसी के संदर्भ में आज का ये फेसबुक लाइव। तो हम CITU की फेसबुक पेज से जो चर्चा का विषय है उस बारे में बात करना शुरू करते हैं। हमारी आज चर्चा की विषय है कि वर्किंग आवर, जैसे मे डे की हमें समझ है कि मे डे का स्लोगन जो था कि 8 घंटा काम, 8 घंटा विनोदन और 8 घंटा विश्राम। तो ये 8 घंटा काम, 8 घंटा विनोदन, 8 घंटा विश्राम, जिसको लेके 1886 में शिकागो शहर में इतना बड़ा लड़ाई हुआ, और जो लड़ाई के चलते आगे के दिन में भी पूरे दुनिया में, पूरे देश में 8 घंटे काम की कानून लागू होने की सिलसिला चालू हुई। ये 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे विनोदन की जो परिप्रेक्ष्य है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जो ये काम की घंटा के बारे में बात करते हैं साथी, तो हालांकि आज से लगभग 1886 का मतलब है कि 170 साल ऐसे पहले 1886 का मतलब है वहां से पकड़े तो 147 साल। तो ये 147 साल पहले जो लड़ाई शुरू हुआ, वो लड़ाई आज के दिन में आके हम लोग अगर देखें कि भारतवर्ष में काम की स्थिति कौन सी जगह पे पूरे मजदूर वर्ग के लिए आके रुकी है। भारत में जो 8 घंटे काम का सिलसिला चालू हुआ, वो हुआ जब 19वीं सदी में, जो 1930, 34 और जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके चलते हुए भारत में मजदूर वर्ग के ऊपर में शोषण जब बढ़ता गया, वो शोषण के विरोध में पूरे देश में लड़ाई भी बढ़ती गई। और ये जो लड़ाई के चलते भारत में 1942 साल में जब अंबेडकर थे और 7वां इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत में 8 घंटे काम की कानून पारित हुआ। तो ये भारत की मजदूर वर्ग की लड़ाई थी, जो लड़ाई 1930, 1936, 1937, 38, 40 ये समय में, ये सिलसिला में, ये संघर्ष में भारत की मजदूर वर्ग ने हासिल किया 8 घंटे काम की अधिकार। पर आज के दिन में अगर साथी हम मजदूर कोई भी कारखाने में काम करते हो,
या फिर कोई बगीचा में काम करते हो, या फिर बीड़ी उत्पादन करते हैं, या फिर रिक्शा चलाते हैं, या फिर आंगनवाड़ी के काम करते हैं, हम अपने आप से पूछे कि हमारी काम की घंटा 8 घंटा है कि नहीं। हम अपने आप से पूछे कि भारतवर्ष में कोई एक मजदूर मिले जिसके पास में 8 घंटा हाथ में रहता है अपना विनोदन के लिए। हम अपने आप से पूछे कि भारतवर्ष में कोई एक मजदूर मिले जिसको 8 घंटे की चैन की नींद रात में मिलती है? नहीं मिलता है। और ये सिर्फ अपना अनुभव है ऐसा नहीं। 2019 साल में भारतवर्ष की सरकार ने एक सर्वे की थी। वो सर्वे था जिसको टाइम यूज सर्वे बोलते हैं। वो सर्वे में भारतवर्ष की सरकार ने दर्शाया कि भारत में जो है 15 से 59 साल की जो मजदूर हैं जो शहर में काम करते हैं, उनको 7 दिन की हिसाब से दिन में 10 घंटा 40 मिनट से ज्यादा काम में समय देना पड़ता है। घंटे का हिसाब से 60 घंटा 47 मिनट। तो हम जो चारों ओर सुनते हैं कि सरकारी कानून है 48 घंटा काम हफ्ते में, सरकार का अपना रिपोर्ट दिखा रहा है कि एक मजदूर जो है उसको सीधा सीधी काम से जुड़े हुए समय जो है उसका वो है 60 घंटा 50 मिनट लगभग। वो भी औसतन। औसतन का मतलब है कि आपकी कमाई, इनकम, वेतन, मजूरी जितनी कम होती जाएगी उतनी आपकी काम की घंटे बढ़ते जाएंगे। और ये अगर हम बोल रहे हैं कि जो मजदूर पुरुष है उनके लिए, तो एक महिला मजदूर जो गांव में काम करती है, उनको जो काम जिसका उसे पैसा मिले और जो काम जिसका उसे पैसा ना मिले, हम बोलते हैं पेड वर्क और अनपेड वर्क, ये दोनों मिला के एक महिला मजदूर को औसतन 13 घंटा काम करना पड़ता है दिन में, हर रोज 7 दिन 365 दिन सालों साल। तो आज के दिन में अगर हम खड़े होके बोले कि 8 घंटा वेतन, 8 घंटा काम, 8 घंटा विनोदन, 8 घंटा विश्राम, वो भारतवर्ष में एक यूटोपिया है जो भारतवर्ष में जिसका ना तो आज के दिन में वास्तविक रूप में उसका ना कोई अस्तित्व है और ना कोई मजदूर उसको अपना जिंदगी के साथ जुड़ सके। तो ये रियलिटी के ऊपर में हम लोग आज बात करना शुरू करेंगे। हम बात करना शुरू करेंगे साथ ही ये जगह से कि अगर हम बोले कि काम के घंटे और काम के घंटे की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के पीछे 2-3 बहुत ही अहम सवाल जुड़े हैं, जो सवाल को हमें, जिसका उत्तर हमें ढूंढने का कोशिश करना पड़ेगा। हम अपना जो ये लाइव है और इससे जो हमारी समझ है उसको जोड़ने की जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास में हम कोशिश करेंगे कि ये जो काम के घंटे की पीछे शोषण और मुनाफे की कड़ी है, इसको हम अपने सामने खुले तरीके से ला सके और इसको समझ सके, और ये समझ को लेके आगे की लड़ाई की रणनीति, चुनौती, ये इसकी बुनियाद हम तैयार कर सके। तो जहां पे हम बोले कि 8 घंटे काम के घंटे, इसके पीछे जो सवाल है, पहला सवाल आता है कि काम किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग कोई समय घर में रहते हैं, कोई समय बाहर में रहते हैं, कोई समय दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, कोई समय पढ़ाई करते हैं, कोई समय खाना पकाते हैं, कोई समय घर का साफ सफाई करते हैं। हर कोई तो काम है। तो ये हर किसी को जो हम काम बोलते हैं, तो 8 घंटे काम के अगर हम बात करें तो 24 घंटे में तो अगर 6 घंटे सोए रहते हैं तो वो छोड़ के तो 18 घंटा कोई ना कोई किसी ना किसी काम तो करते ही रहते हैं। तो हमारे साधारण रूप में आम तौर पे जो काम की समझ है
और जो हम एक मजदूर और मालिक के बीच में जो संबंध है वहां पे जो काम को समझते हैं वो एक नहीं है। तो काम क्या है? अगर ये प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने का कोशिश करें, काम का मतलब हमारी श्रम जहां पे नियोजित हो रहा है। हमारी श्रम तो सब जगह पे नियोजित हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वहां पे श्रम नियोजित हो रहा है। तो श्रम नियोजित होने से उससे जो उत्पादन होती है उसका दो तरीके से उसको भोग किया जा सकता है। एक है अपने लिए, और है जो हम उत्पादन करेंगे उसका भोग सिर्फ हम ही करेंगे ऐसा नहीं। उसका भोग जो है हमको छोड़ के और भी दूसरे कुछ लोग सामाजिक रूप में उसका भोग कर सके। तो एक हो गया काम से उत्पादित जो वस्तु है वो वस्तु की अपने लिए भोग, और एक हो गया कि हमारे जो उत्पादन है वो उत्पादन की सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ अपने को छोड़ के, ज्यादातर जगह पे कि हम अपने आप को छोड़ के दूसरे लोगों के उत्पाद भोग के लिए जो उत्पादन करते हैं। 2 नंबर जो बात आया, पहले हम कहां पे समझे कि काम का मतलब है कि जो काम जहां पे श्रम लगे और जो श्रम जो उत्पादन में लगे, जो उत्पादन अपने लिए नहीं, जिसकी सामाजिक भोग के लिए जो उत्पादन लगे। दूसरा है कि इसको नापेंगे कैसे। नापने का मतलब क्या है? किसी चीज को अगर नापना है तो उसका मतलब है उसको तुलना करना, किसी के साथ तोलना। जैसे हम कोई सामान अगर नापते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पास में जो वेट होता है 1 किलो 2 किलो 5 किलो उसके साथ तोलते हैं, या फिर जो स्केल होता है उसके साथ तोलते हैं। तो ये जो नापना है, ये नापने के लिए भी हमें तोलना पड़ेगा। तोलेंगे कैसे? तोलने का मतलब है कि हमारी काम जो है वो काम करने की समय को बाजार में लेके जाएं, जहां पे वो दूसरे काम करने की समय के साथ विनिमय एक्सचेंज हो सके, या फिर हमारी काम करने की क्षमता की समान मूल्य के साथ विनिमय हो सके। तो बात जो है पेचीदा होते जा रहा है। पेचीदा क्यों हो रहा है? पेचीदा है, हम अगर फिर से एक बार समझें कि हम काम करते हैं, हमारी काम से जो उत्पादन होता है, जो श्रम लगता है, जो उत्पादन होता है, वो उत्पादन सामाजिक रूप में उसका अगर भोग हो तो उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हम काम बोल रहे हैं। और ये सामाजिक रूप में भोग होने के लिए हमारी काम जो है, जो उत्पादन है, वो सामाजिक एक उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होना पड़ेगा। सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होने का मतलब क्या है? अगर छोटा मोटा उत्पादन को छोड़ दे, ये जो समाज है, ये समाज में उत्पादन जो है वो जिसके पास में पूंजी है, पूंजी से वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैक्ट्रियां बनाते हैं, जो कांचा माल जो है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो लाते हैं, जो मशीन है वो मशीन लाते हैं, और वहां पे जाके हमको काम करना पड़ता है, हम मजदूर वर्ग को। तो सामाजिक भोग के लिए जो वस्तु उत्पादित होते हैं उसकी उत्पादन की प्रक्रिया भी ज्यादा से ज्यादा जगह पे जो पूंजीवादी ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था मतलब जिसके पास में पूंजी है उसके पास में ही जमीन है, उसके पास में ही जमीन के ऊपर में फैक्ट्री बनाने की अधिकार है, उसके पास में फैक्ट्री बनाने का पूंजी है, उसके पास में मशीन खरीदने की पूंजी है, उसके पास में रॉ मटेरियल खरीदने का पूंजी है, और उसके पास में ही हमारा श्रम करने की क्षमता को खरीदने की पूंजी है। तो ये जो समाज में किसी के हाथ में इतना सारा पूंजी रह जाए, और जो पूंजी के चलते वो पूरे देश दुनिया के मजदूर को अपने जो फैक्ट्री है, अपने जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पे काम लगा सके, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। जिसके पास में रहते हैं उसको पूंजीपति बोलते हैं। तो जहां पे हम लोग थे कि हमारी जो श्रम है वो श्रम को सामाजिक उत्पादन में जोड़ना है। सामाजिक उत्पादन में जोड़ने का मतलब है वो एक सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया के अंदर में जाना है। सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया के अंदर में जाने का मतलब है कि हम जो है
जाके किसी पूंजीपति को बोलेंगे कि यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन में हम काम करेंगे, और हम जो यहाँ पे काम करेंगे उसके बदले हमको देहरी देना चाहिए, उसके बदले हमको वेतन देना चाहिए, उसके बदले हमें मजूरी देना चाहिए। ये है पूंजीवादी व्यवस्था। ये पूंजीवादी व्यवस्था जहां पे उत्पादन जो है, उत्पादन करने की जो उत्पादन के लिए जो श्रम है, श्रम करने की क्षमता है, वो मजदूर वर्ग के पास होता है, पर उसके पास पूंजी नहीं होता है। और दूसरे साइड में है पूंजीपति वर्ग, जिसके पास में पूंजी होता है और वो मजदूर वर्ग की श्रम करने की क्षमता को खरीदते हैं। तो अगर मेरा श्रम सामाजिक श्रम है तो मेरा सामाजिक श्रम को सामाजिक उत्पादन में जुड़ना पड़ेगा। सामाजिक उत्पादन का मतलब है पूंजीवादी प्रक्रिया में, पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर में जोड़ना। अगर पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर में हम जोड़े अपने आप को, तो हमारी श्रम की वैल्यू क्या होगी? ये है सबसे गहरी कड़ी। पूंजीवाद ने एक सिस्टम डेवलप किया है। पूंजीवाद ने बोला है कि कोई भी उत्पाद, जो उत्पाद तैयार होता है बेचने के लिए, वो उत्पाद को तैयार करने में उसके पीछे जितना श्रम लगा है, श्रम लगा है मतलब उसको अगर कोई दूसरा तैयार करने चाहे तो जितना सामान हमें खरीदना पड़ेगा उसका मूल्य क्या है, जितना मजदूरी हमें वहां पे जोड़ना पड़ेगा उसका मूल्य क्या है, और ये मूल्य जोड़ने के बाद जो उत्पाद होता है वो उत्पाद का बाजार में लेके जाने से वो अगर कोई दूसरा खरीदना चाहेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। कैसे? एक है कि जहां पे उत्पाद की हम बात कर रहे हैं वहां पे पहला है कि उत्पाद करने के लिए, कोई भी उत्पादन करने के लिए हमें चाहिए श्रम, हमें चाहिए कांचा माल, मशीनरी, और ये दोनों जुड़ने से, अगर हम मशीनरी को एक जगह पे रख दे, रॉ मटेरियल को एक जगह पे रख दे, वहां पे उत्पादन नहीं होता है। तो श्रम और कांचा माल जुड़ने से तैयार होता है उत्पादन। मान लीजिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पूंजीपति को 100 रुपए लगाना पड़ा, वहां पे मशीनरी में एक पूंजीपति को 100 रुपए लगाना पड़ा, वहां पे रॉ मटेरियल में पूंजीपति को 100 रुपए लगाना पड़ा, और वहां पे मजदूरी में पूंजीपति को 100 रुपए लगाना पड़ा। तो कुल मिला के पूंजीपति का खर्चा वहां पे हो गया 400 रुपए। ये 400 रुपए पूंजीपति जो उत्पादन हुआ, ये उत्पाद को अगर बाजार में बेचना चाहे तो क्या 400 रुपए में वो बेचेगा? 400 रुपए में अगर बेचेगा तो वो बोलेगा मेरा कुछ नाफा नहीं होगा, तो बोलेगा कि 500 रुपए में बेचेंगे। तो 500 रुपए में अगर बेचेगा, ये 100 रुपए ज्यादा कहां से आया? कहीं पे भी अगर हम इसको उत्पादन करने में जो सामान लगता है उसको रख दे, वो सामान कभी एक पैसा भी उसके साथ जुड़ने नहीं सकेगा। तो ये 100 रुपए जो अतिरिक्त आया है, ये 100 रुपए अतिरिक्त आया है जो मजदूर वहां पे मजदूरी किया है, जो श्रम दिया है वो श्रम से, मतलब वो उत्पादन में मजदूर को जो श्रम देना पड़ा वो श्रम का सही तरीके से उसका भुगतान नहीं हुआ। पर मजदूर जो है, मजदूर तो पूंजीपति के साथ अपना हिसाब पहले करके गया है कि हमें 100 रुपए देना होगा तो हम काम करेंगे। पर मजदूर जो है वो पूंजीपति के साथ हिसाब करके गया है कि 100 रुपए देना होगा तो हम ये बार को आएंगे, सोमवार को आएंगे, मंगलवार को आएंगे, आपके यहाँ पे काम करेंगे। और पूंजीपति के साथ मजदूर की लड़ाई में, काम करते वक्त लड़ाई में तय होता है मजदूर कितना काम करेगा। मान लो कोई एक मजदूर वो 8 घंटा पूंजीपति के वहां पे खड़ा रहा, एक भी उत्पादन नहीं किया, और कोई एक मजदूर 8 घंटा खड़ा रहा तो तन मन लगा के पूरा उत्पादन किया। इसका मतलब क्या होता है कि 8 घंटा मजदूर को भी अलग अलग तरीके से काम लगाया जा सकता है। और कोई एक मजदूर बोला कि हम सोमवार को काम में आएंगे, तो पूंजीपति बोला तुमको 5 घंटा काम लगाएंगे, और दूसरा एक मजदूर आया, उसको पूंजीपति बोला तुमको 8 घंटा काम लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूंजीपति जो है वो मजदूर को लंबा समय तक भी काम लगा सकता है, छोटा समय तक भी काम लगा सकता है।
और कोई एक मजदूर गया, उसको पूंजीपति बोले कि आपको जो है हम 100 रुपए नहीं 70 रुपए में काम लगाएंगे, और कोई एक मजदूर को पूंजीपति बोला कि आपको 130 रुपए में हम काम लगाएंगे। तो काम लगाने की जो मजूरी है, जो वेतन है, उसमें भी अंतर हो सकता है। तो 3 मुद्दे हैं, 3 कड़ियां हैं। एक है कि हमारी काम करने की समय, उसको पूंजीपति जो है वो खींच सकता है। दूसरा है कि हमारी काम करने का समय के ऊपर में हमारा वेतन, ये वेतन जो है उसको पूंजीपति नीचे दबाने का कोशिश करता है। और 3 नंबर जो है, हम जो काम करते हैं उसमें पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा हमारा काम के दौरान श्रम को निचोड़ने का कोशिश करता है। कोई कोई काम होता है जो काम करने से हम ज्यादा मतलब थक जाते हैं, और कुछ काम होता है थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। कोई कोई काम होता है कि आप एक मशीन के साथ काम कर रहे हो, तो मशीन जो है कभी बंद नहीं होता है। मशीन तो आपको सांस लेने का भी समय नहीं देगा। आपके दाएं तरफ एक मशीन है, आपके बाएं तरफ एक मशीन है, 2 मशीन के अंदर में आप बैठ के काम कर रहे हो। तो मशीन के अंदर में बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो मशीन आपको निचोड़ लेगा। या फिर होता है कि आज के दिन में पूंजीपति वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग के ऊपर में हर जगह पे एक बात लाए हैं कि टास्क, हर जगह पे एक बात लाए हैं कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज। मतलब जो है कि हम जितना प्रोडक्शन करें, जितना टास्क हम पूरा कर सके, उसी टास्क के ऊपर में हमारा वेतन वो लोग तय करेंगे। तो जो है कि 3 तरीके से हमारे ऊपर में हमारा श्रम ज्यादा से ज्यादा निचोड़ने की प्रक्रिया हो सकती है। एक है कि हमारे काम के घंटे बढ़ा देना, दूसरा है कि हमारा वेतन को कम से कम कर देना, और तीसरा है कि हमारे काम के दौरान हमारी श्रम की ज्यादा से ज्यादा शोषण। तो हम लोग कहां से शुरू किए थे? हम शुरू किए थे कि काम के घंटे की बात जब हम करेंगे तो पहला कड़ी है कि हम जो काम के बात कर रहे हैं ये काम है सामाजिक उत्पादन के लिए जो श्रम व्यय होता है उसका काम। ये काम जो है ये सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया पूंजीवादी व्यवस्था में मतलब पूंजी के साथ जुड़े हुए श्रम की उत्पादन प्रक्रिया। ये उत्पादन प्रक्रिया में हमारा जो श्रम है, जो श्रम की समय है, वो श्रम के समय के साथ जुड़े हुए 3 कड़ी को हम निकाले हैं। एक है कि श्रम का समय, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। 2 नंबर है कि हमारे वेतन, उसको जितना कम से कम किया जाए। और 3 नंबर है कि हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब काम की तीव्रता, इसको जितना से काम की तेजी, इसको जितना ज्यादा बढ़ा सके, मतलब जितना एक मजदूर को निचोड़ सके। ये है पूंजीपति का लक्ष्य एक मजदूर को नियोग करने में। तो इसमें हम एक जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखेंगे। एक है जो भारत देश है, भारत देश में जैसे हम बोले कि भारत में काम की घंटा जो है ये सब मतलब 60 घंटा से औसतन 7 घंटा से ज्यादा है जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काम है। और जो अनपेड वर्क, जो घरेलू काम है, वो अगर पकड़े तो एक मजदूर को, एक पुरुष या महिला मजदूर को दिन का 10 भाग का 1 भाग मतलब 2 घंटे भी नहीं मिलते हैं अपने विनोदन के लिए, जो लेजर टाइम बोलते हैं। ये भारत में बहुत ही संगीन स्थिति है मजदूर के ऊपर में। और दिखाया गया है, सरकारी हिसाब बोल रहे हैं कि गाम्बिया, मंगोलिया, मालदीव और कतर, ये 4 देश, जो 4 देश में ज्यादा से ज्यादा मजदूर है भारत के प्रवासी मजदूर, भारतीय उपमहादेश से जाते हैं। तो भारतीय ये उपमहादेश से जाने वाले प्रवासी मजदूर जहां पे काम करते हैं, ऐसे 4 छोटे छोटे देश को छोड़ के भारत जो है सबसे ज्यादा श्रम का घंटा भारत देश में एक मजदूर के ऊपर में है, पहली बात। 2 नंबर जो है, भारत में न्यूनतम वेतन, सरकारी घोषित न्यूनतम वेतन, हालांकि देश के मजदूर के 90-95% सरकारी घोषित न्यूनतम वेतन के बाहर है, उसको मिलता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मजदूर जो है असंगठित क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनको मिलता ही नहीं है। पर सरकारी घोषित न्यूनतम वेतन भी जो है भारत में
पूरे दुनिया में एशिया पैसिफिक रीजन जहां पे सबसे कम वेतन दर है, वहां पे भी बांग्लादेश के बाद, मतलब बांग्लादेश एक ही देश है जिसकी वेतन दर हमसे थोड़ा कम है। तो वेतन का बात हम बोले, 2 नंबर जो है कि भारत में प्रोडक्टिविटी जो है भारत में पिछले 3 दशकों में प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा है। भारत में प्रोडक्टिविटी पिछले 3 दशकों में लगभग 15 से 20% बढ़ा है। एक जगह पे हम लोग बोल नहीं सकते, लगभग 15 से 20% बोल सकते हैं। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कितना श्रम से वैल्यू एडिशन हुआ है उत्पादन में, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, उसमें अगर हमारी वेतन की दर पकड़े, मतलब जितना हम उत्पादन किए उसमें वेतन की दर, हमारी वेतन की दर है पिछले 3 दशक में लगभग औसतन 30% से लगभग 10% हुए हैं। मतलब हमारे उत्पाद में हमारी वेतन की दर जो है 30% से 10% हुए हैं, 1/3 हो गए हैं पिछले 3 दशकों में। और पूंजीपति वर्ग का जो प्रॉफिट है, नाफा है, ये पिछले 3 दशक में 14-15% से 50% के ऊपर हो गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। तो हमारे वेतन की दर है भारतवर्ष में क्या हुआ है पिछले 3 दशक में, मजदूर वर्ग का वेतन का दर जो है 1/3 हुआ है। और पूंजीपति वर्ग का जो मुनाफा है वो क्या हुआ है, वो लगभग 3.5 गुना हुआ है। और सबसे ज्यादा मुनाफा अगर पकड़े, ये जो हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं ये 2014-15 साल तक पकड़े हैं 1981 से, तो सबसे ज्यादा मुनाफा अगर हुआ है वो संकट की घड़ी 2007 साल 8 साल में। सबसे ज्यादा मुनाफा मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट तब 54% भारतवर्ष के पूंजीपति वर्ग के लिए। तो जो संकट जहां पे बढ़ रहा है वहां पे भारत के पूंजीपति लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किए। कैसे? इसका एक बहुत ही घिनौना उदाहरण हम और भी देंगे। ये जो कोविड के समय भारत में दिहाड़ी मजदूर और जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर जो आमतौर पे है, 2019 से 21 साल में 1.12 लाख मजदूर सुसाइड किए हैं भारत में। 1.12 लाख मजदूर वर्ग, हालांकि हम लोग बोलते हैं कि किसान वर्ग जो है उसमें सुसाइड की प्रवणता जो है ज्यादा होती है, मजदूर वर्ग में ऐसी नहीं है। पर भारत में 1.12 लाख मजदूर सुसाइड किए हैं 2019 से 21 साल के अंदर में। और जो पैंडेमिक हुआ, जो कोविड हुआ, जब लाखों के तादाद पे मजदूर पैदल चल के अपने घर तक पहुंचने का कोशिश किए, जो रेल लाइन के ऊपर में मजदूरों की मौत हो गई 100 के हजारों के तादाद में, वही पैंडेमिक के समय में भारत के जो बिलियनर होते हैं, अरबपति होते हैं, ये अरबपतियों ने हर मिनट में 2.5 करोड़ करके अपना मुनाफा में बढ़ोतरी किया है। हर मिनट में 2.5 करोड़ करके अपने मुनाफा में बढ़ोतरी किया है। और भारत में 19 करोड़ था पहले, पैंडेमिक से पहले। भारत के भूखा हमारे देश के जो लोग हैं जिसको पोषण नहीं मिलता है, ये भूखा भारतीय की संख्या भारत में 19 करोड़ से पैंडेमिक के ईयर में 35 करोड़ हुआ है। तो भारत में जो पैंडेमिक के ईयर में 19 करोड़ से 35 करोड़ भूखा भारतीय की वृद्धि हुई, वही समय में भारत की पूंजीपतियों ने हर मिनट में 2.5 करोड़ रुपए करके अपने संपद में वृद्धि किए हैं। तो यह है संकट की कड़ी में मुनाफे की ज्यादा से ज्यादा वृद्धि। क्यों? इसके लिए भी पूंजीपति के पास 3 तरीका होता है। एक है कि पूंजीपति जो है जहां पे उत्पादन ज्यादा अधिक उत्पादन है वहां पे उत्पादन बंद कर देता है। 2 है पूंजीपति जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम से निकाल देता है, तो उसको वेतन नहीं देना पड़ता है। और 3 है कि पूंजीपति जो है वो जो
काम कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा काम का घंटा काम करने के लिए उसको मजबूर करता है। हमको मालूम है कि ये मोदी सरकार ने जो लेबर कोड बनाए, वो लेबर कोड में सरकार को, प्रदेश सरकार को खुला छूट दे दिया कि वो अगर चाहे तो कोई भी क्षेत्र को काम के घंटे की जो नियम है उसके बाहर कर सकता है। खुला छूट दे दिया कि कोई भी सरकार चाहे तो काम का घंटा जितना हो बढ़ा सकता है। और उसका प्रयोग हम देखें, कोविड के समय में बहुत सारे सरकार भारतवर्ष में जो 8 घंटा से 12 घंटा काम की घंटे कर दिए थे। देश के मजदूर, देश के ट्रेड यूनियन उसका विरोध, और कोविड के समय में विरोध, जब कोई घर से निकल नहीं सका तब विरोध, वो विरोध को चलते हम उसको थोड़ा रोक सके। पर ये जो देश की सरकार है, इसको चलाने वाली जो कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेट 3 चीज के पीछे पड़े हैं। बार बार हम बोल रहे हैं, एक है मजदूरी घटाना, वेतन घटाना, काम के घंटे बढ़ाना, और काम को ज्यादा से ज्यादा निचोड़ के मजदूर को खत्म करने वाला काम मजदूर से निकाल लेना। ये पिछले 2 महीने में कर्नाटक में अभी असेंबली इलेक्शन है, तो कर्नाटक की सरकार जो है वहां के पूंजीपति को खुश करने के लिए 12 घंटा काम का कानून ला दिया है फिर से। और तमिलनाडु की सरकार और भी खतरनाक, वो खुला छूट दे दिए हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो, अमेंडमेंट लाके कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको अगर वो चाहे तो काम का जो घंटा का नियम है उसके बाहर कर सकता है। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, कोई घंटा नहीं बोला है। बोला है काम के घंटे के नियम के बाहर वो कर सकता है। तमिलनाडु की सरकार ऐसे अमेंडमेंट काम के घंटे के कानून के ऊपर में लाए हैं। तो जो हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि काम का घंटा बढ़ाने का मतलब है कि मजदूर वर्ग जो काम करता है, वो काम में वो अपने जीवन चलाने का जो सामान उसको चाहिए, उसका जो वेतन है, उसके लिए जो समय उसको काम में देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं जरूरी काम का समय। और वो समय से भी ज्यादा पूंजीपति को जो वो काम का कॉन्ट्रैक्ट के वजह से देता है, उसको हम बोलते हैं अधिशेष मूल्य का समय, अधिशेष समय या फिर अतिरिक्त समय, जो सरप्लस टाइम, सरप्लस लेबर टाइम हम बोलते हैं। तो पूरा पूंजीवाद का जो ढांचा है, उसका गीदड़ की तरह नजर है ये सरप्लस लेबर टाइम के ऊपर में। पूरा पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका नजर रहता है कि मजदूर की ज्यादा से ज्यादा सरप्लस लेबर टाइम हम निकाल सकें। और सरप्लस लेबर टाइम निकालने के लिए जो, जैसे मान लो कि 8 घंटा हम काम करते हैं, तो 8 घंटा विश्राम करने से अगला दिन हम काम करने के लिए आ सकते हैं। और घर में जाने से अपना घर को भी संभालने के लिए, अपने घर का परिवार को भी संभालने के लिए जो समय देना पड़ता है, थोड़ा अपना पढ़ाई, अपना शिक्षा, अपना जानकारी, विनोदन, ये सब के लिए जो समय देना पड़ता है, ये समय के पीछे भी इसका भी एक गिनती आना चाहिए। और ये अगर आता है तो जो है अगला दिन हम सही तरीके से एक सुस्त मन से, सुस्त दिमाग से काम में जा सकते हैं। तो ये जो हम बात बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने श्रम करने की क्षमता की पुनरुत्पादन। ये पुनरुत्पादन जहां पे होता है वो घर में होता है, और ये घर जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था के बाहर है। ये घर में जो उत्पादन होता है, वो उत्पादन के लिए जो खर्चा होता है, वो खर्चा पूंजीपति नहीं देते हैं। और पुनरुत्पादन की जो खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा कम करने की पूंजीपति कोशिश करते हैं। पुनरुत्पादन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो एक औसतन, एक एवरेज में एक मजदूर की जीवन की चाहत है, उसको भी कम करने का कोशिश करता है। कोई मजदूर नहीं समझता है कि वो ज्यादा से ज्यादा किताब खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की बात करेगा, ज्यादा से ज्यादा जगह उसे देखने को मिलेगी। उसको ये समझ है कि एक छोटा एक क्वार्टर में रहना पड़ेगा, एक घर में किराए में रहना पड़ेगा। और जो प्रवासी मजदूर है वो तो एक घर में 8-8, 7-7 मजदूरों को हमको रहना पड़ता है, और 4 घर मिलके एक टॉयलेट मिलेगी, और जो है 8,000-9,000 रुपए उससे इनकम होगा। वो इनकम जो है उसमें से हमको अपना दिन गुजारना पड़ेगा, और 4,000 रुपए घर में भेजना पड़ेगा, उससे घर चलेगी। तो एक पूंजीपति शासक वर्ग का जीवन बिताने का जो समझ, जो तरीका,
और हम मजदूर वर्ग की जो जीवन बिताने का समझ, जो तरीका, उसको एकदम नीचे कर दिया। इसका मतलब है कि सामाजिक रूप में हमारी चाहत को नीचे कर देना और हमारी काम करने की जो क्षमता को पुनरुत्पादन जहां पे होता है, मतलब हमारा घर, वहां पे उसका खर्चा को नहीं पकड़ना और उसके ऊपर भी हमारी काम करने की क्षमता को पुनरुत्पादन होने का भी जो समय और जो वेतन हमें देना चाहिए, उसके लिए जो सामान हम खरीदना चाहिए, उसका भी अधिकार से हमको वंचित करना, ये तभी एक पूंजीपति कर सकता है जब एक मजदूर मर जाने से उसको रिप्लेस करने के लिए हजारों मजदूर खड़े हो, मतलब बेकारी की संख्या बढ़ती जाए। तो बेकारी का संख्या बढ़ना मतलब आपके काम के घंटे बढ़ना, क्योंकि पूंजीपति आपको निचोड़ के खत्म कर देगा। मान लो कि एक मजदूर जो है 40 साल काम कर सकता है, वो 40 साल अगर रोज 6 घंटा करके काम कर सकता है, तो उसको अगर 12 घंटा काम में लगाया जाएगा तो उसका काम करने का जो क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा उससे श्रम निकाल लिया जाएगा और ये ज्यादा श्रम निकालने से अगला दिन जो है वो पूरी उसकी भरपाई करके 12 घंटा काम करेगा। ऑफिस में आने से, फैक्ट्री में आने से, काम के जगह पे आने से 1 घंटा लगता है, घर लौटने में 1 घंटा लगता है और घर में पहुंच के अपना काम भी करना पड़ता है, खाना पकाना, बर्तन, सफाई, लड़का बच्चा का पढ़ाई। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है वो जाके उसको 4 घंटे की नींद भी नहीं मिलती है। तो उसकी जो है अपनी काम करने की क्षमता, उसकी जो जीवनी शक्ति है वो खत्म होता जाता है और जो 40 साल काम करने वाला मजदूर है वो 20 साल 25 साल में अपना जिंदगी का काम करने की क्षमता को खो देता है। और हमारे देश में जो धनी 20% लोग हैं, उनकी एवरेज आयु है, औसतन आयु है 72 साल और गरीब जो 20% लोग हैं उनके औसतन आयु है 65 साल। मतलब देश का धनी और गरीब जो 20%, इसमें 7 साल की आयु की अंतर है। ये आयु का अंतर इसलिए आ रहा है कि जो सबसे गरीब 20% है वो जो काम करता है, वो काम का भुगतान करने का वेतन और उसके काम की समय इतना ज्यादा है कि उसका शरीर, उसका मन, उसका दिमाग, उसका सोच समझ, वो अपने आप को पुनरुत्पादित नहीं कर सकता है। एक मजदूर की दिन में 12 घंटा काम लेने का मतलब है उसकी आयु को कम कर देना। एक पूंजीपति अगर उसके लिए मजदूर की जिंदगी की कोई भी अहमियत होती तो कभी वो काम नहीं कर सकता, पर अगर मजदूर को वो एक अतिरिक्त मूल्य देने का मशीन जैसा समझता है तो उसको निचोड़ेगा निचोड़ेगा निचोड़ेगा। एक मशीन जो निचोड़ के खत्म हो जाएगा तो दूसरा मशीन से उसको रिप्लेस करेगा। यही है पूंजीपति की समझ मजदूर वर्ग के लिए। और ये समझ है बोल के ही पूंजीपति जो है मजदूर को ज्यादा से ज्यादा काम की घंटा बढ़ाने का कोशिश करता है। जो मजदूर 40 साल काम कर सकता था 6-6 घंटा करके, उसको 12-12 घंटा करके काम करवा के 20 साल में उसका 40 साल का श्रम निकालने का कोशिश करता है। वो 40 साल के श्रम के अंदर में अतिरिक्त जो श्रम है उसको निकालने का कोशिश करता है और अपना मुनाफा बढ़ाने का कोशिश करता है। ये है पूंजीपति का काम के घंटा बढ़ाने की पीछे उसकी जो लालच, और जो लालच पूंजीपति को कभी चैन से सोने नहीं देता है कि कितना ज्यादा मजदूर की श्रम हम उससे निकाल सके। एक चाय बगीचा में काम करता हुआ मजदूर, एक महिला मजदूर, अगर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है तो भी उसको 8 घंटा खड़ा होकर काम करना पड़ता है। एक ईंट भाटे में काम करते हुए मजदूर अपने बच्चे को ईंट भाटे में रख के उसको बड़ा करना पड़ता है। ईंट भाटे का टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। एक बीड़ी बांधता हुआ मजदूर माँ, वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तब भी उसको बीड़ी बांधना पड़ता है और बीड़ी बांधने से एक गैस निकलता है जो उसके बच्चे को कम उम्र में बीमार बना देता है, उसके लंग्स की बीमारी हो जाती है। ये है मजदूर वर्ग की ऊपर काम के घंटे बढ़ाने की सजा।
1 घंटा खड़ा होने से एक मजदूर की लगभग 250 कैलोरी खर्चा होता है। तो कोई मजदूर अगर 8 घंटा खड़ा रहे तो उसका 2000 कैलोरी निकल गया। भारत में जो मिनिमम वेज का कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन में हम बोलते हैं कि 2700 कैलोरी 24 घंटे में एक मजदूर का अगर खर्चा हो, उसका भरपाई करने के लिए जो वेतन होना चाहिए वो वेतन देना चाहिए। 2700 कैलोरी खर्चा होने से न्यूनतम से भी न्यूनतम अगर सिर्फ कैलोरी मतलब खाना, उसका पहनने का कपड़ा, थोड़ा लड़का बच्चा का पढ़ाई, एक रहने का मिनिमम बंदोबस्त, इसको अगर पकड़े भारत में तो उसका हिसाब निकालने से जो मिनिमम वेज के बात हम करते हैं कि लगभग 26,000 रुपए और उससे भी ज्यादा होता है। और भारत में 50% लोगों की फैमिली इनकम, महीने की इनकम 9,000 रुपए से कम है, मतलब 1/3। सीधा सीधी समझने से भारत के 50% लोग जो है, जितना उसको पुष्टि मिलना चाहिए अपने काम करने की क्षमता को, फिर से 8 घंटे काम करने की क्षमता हम पकड़ के चल रहे हैं, उसको फिर से लगाने के लिए उसका 1/3 उसे मिलता है। तो भारत में वेतन दर इतना कम है, काम करने की घंटा इतना ज्यादा है, उसका सीधा सीधी असर है कि भारत के मजदूर वर्ग, ये मजदूर वर्ग के हम बोल रहे हैं कि ये है प्रातिष्ठानिक कत्ल, जो पूंजीवादी व्यवस्था की है सरकार, और ये सरकार मजदूर वर्ग के ऊपर में थोप के रखा है। और पूरा उत्पादन को जहां पे फैक्ट्री कानून है, वो फैक्ट्री कानून के बाहर निकाल दिया। कोई भी एक छोटा उत्पादन संस्था है जहां पे मजदूर मालिक लगभग उसके बीच में कोई अंतर नहीं है, वहां पे काम का घंटा 16-16 घंटा, 17-17 घंटा। कोई अगर घर में काम करता है तो उसका काम का घंटा 16-16, 17-17 घंटा। और घर में घरेलू काम, जो काम से श्रम करने की शक्ति का पुनरुत्पादन होता है, उसका तो कोई कहां पे ठिकाना नहीं है। मतलब ठिकाना नहीं, मतलब उसका दर क्या होना चाहिए, उसके लिए कहीं पे भी कोई जगह पे कभी सरकार ना समाज उसके ऊपर में चर्चा लड़ाई की है। तो ये है भारतवर्ष में मजदूर वर्ग की स्थिति। और ये स्थिति के चलते हम भारत में एक मई डे फिर से मनाने जा रहे हैं। ये जो मई डे हम फिर से मनाने जा रहे हैं, ये मई डे में हमको समझना है कि हर एक मजदूर की लड़ाई जो 1 मिनट भी काम के घंटा बढ़ाने का विरोध में है, हर वो मजदूर की लड़ाई जो प्रोडक्टिविटी, ठेका काम का टास्क बढ़ाने के विरोध में है, हर वो मजदूर की लड़ाई जो वेतन में 1 रुपए का भी वृद्धि करने में है, वो सभी लड़ाई जुड़ा है कि हमारे अतिरिक्त श्रम का हिस्सा हमसे जो छीन के लिया जा रहा है, उसके ऊपर में एक रोक लगाने की कोशिश। और उसके साथ हमें जो CITU की सांविधानिक समझ है, जो CITU की विजन है, लक्ष्य है, उसको दिमाग में रख के ये लड़ाई को जुड़ना पड़ेगा। लक्ष्य है कि जब तक पूंजी है, जब तक हमें अपना श्रम करने की क्षमता बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा, जब तक कारखाना व्यक्ति मालिक के हाथ में होगा, जब तक इसकी सामाजिकीकरण नहीं होगी, जब तक पूरा समाज अतिरिक्त उत्पादन की, अतिरिक्त मूल्य की भोग नहीं करेगा, तब तक समाज में ये जो शोषण है, ये शोषण की परिस्थिति में बदल लाना बहुत मुश्किल है। कहीं पे बदल लाएंगे, जैसे डेवलप कंट्रीज हम बोलते हैं कि यूरोप में स्थिति, जो मजदूर की स्थिति थोड़ा बहुत हमसे अच्छी है, और यूरोप की मजदूर की स्थिति, अमेरिका की मजदूर की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जो मध्य प्राच्य है, जो मिडिल ईस्ट है, जो अफ्रीका है, जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे वहां की पूंजी आके घिनौना से घिनौना, बदतर से बदतर शोषण की एक रवैया चालू किए हैं। और यहाँ की मजदूर की अतिरिक्त श्रम की शोषण के बुनियाद के ऊपर वहां पे मजदूरों को थोड़ा बहुत एक जीवन का सुविधा मिल रहा है। तो पूरे दुनिया की मजदूर वर्ग की अगर लड़ाई सोचे, जब तक ये पूंजी का अधिकार बना रहेगा, तब तक पूरे दुनिया में ये लड़ाई को हम आगे लेके नहीं जा सकते। तो पूरे दुनिया की मजदूर वर्ग की लड़ाई की बड़ी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि पूंजी की साधारणीकरण। तो मई डे का जो ये
हमारे सामने जो मे डे आ रहा है, ये मे डे में हमें भारतवर्ष के मजदूर के पास ये आह्वान लेके जाना पड़ेगा कि हम लड़ेंगे ऐसे कि हर जगह पे हम काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में लड़ेंगे, हर जगह पे हम वेतन बढ़ाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए लड़ेंगे, हर जगह में हमारे ऊपर में काम का बोझा बढ़ाने के विरोध में लड़ेंगे, हर जगह में हम जो है हमारे घर के श्रम को सामाजिक स्वीकृति और मूल्य देने के हक में लड़ेंगे, और हर जगह में लड़ेंगे ये समझ को आगे लेके चलते हुए कि जब तक ये समाज को हम बदल नहीं सकते, जब तक समाज में मजदूर किसान का राज नहीं ला सकते, जब तक समाज में पूंजी का जो ये घिनौना हस्तक्षेप है इसको हम हटा नहीं सकते, तब तक हमें लड़ना पड़ेगा। मे डे का लाल झंडा ऊपर रखते हुए हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे आखिरी लड़ाई जीतने की ओर। यही C2 की आह्वान है, यही मे डे की आह्वान है। आप सबके सामने ये बात रखते हैं और आगे लड़ाई की आह्वान रखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।